गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण की सामान्य परिभाषा। अम्ल की सामान्य परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और क्षार की सामान्य परिभाषा क्या थी? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं और साबुन जैसे चिकने होते हैं। तीसरी परिभाषा आपकी थी लवण। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान ही हम लवण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में 3 वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपने हिसाब से अम्ल व क्षार की परिभाषा दी थी। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे? सबसे पहले आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। अम्ल क्षार की परिभाषा। दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रोंस्टेड और लॉरी। 2 वैज्ञानिक थे उसके, ब्रोंस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। तीसरे वैज्ञानिक थे लुईस। तो लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। अम्ल व क्षार की परिभाषा। तो 3 वैज्ञानिक आए थे, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी और लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। तो पहला पॉइंट है आपके अम्ल आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। तो सबसे पहले इसी के अंदर अम्ल की परिभाषा। ऐसे पदार्थ जिनको जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या होता है? H+। हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होगी? ऐसे पदार्थ जिनको जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा? H+ आयन। हाइड्रोजन सिंबल क्या हो जाएगा? H+ आयन। इसका दूसरा नाम और है प्रोटॉन। ऐसे पदार्थ जिनको जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में देखो, HCl, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम जल में मिलाएंगे तो जल में मिलाने पर
H प्लस और साथ में क्या बनेगा Cl। इसके दो टुकड़े होंगे H और Cl, तो ये कौन सा आयन होगा हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे पदार्थ जिनको जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे अम्ल कहलाएंगे। तो कौन से पदार्थ को हमें मतलब पानी में मिलाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या कहलाएगा अम्ल। दूसरा उदाहरण HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, नाइट्रिक, इसको पानी के अंदर मिलाओ तो क्या बनेगा H प्लस आयन और दूसरा NO3। ऐसे पदार्थ जिनको पानी के अंदर मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं वे पदार्थ क्या कहलाएंगे अम्ल। तो इसमें अम्ल कौन सा होगा नाइट्रिक एसिड। तीसरा उदाहरण है इसका H2SO4, पानी के अंदर मिलाओ इसको तो H प्लस इसके दो परमाणु और SO4 माइनस, ये क्या हो गया हाइड्रोजन आयन, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा, एसिड ऑफ, किंग ऑफ एसिड, क्या बोलेंगे इसको किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड। H2SO4 इसको पानी के अंदर घोलेंगे तो क्या बनेगा H प्लस आयन और साथ में SO4 आयन, तो ये क्या कहलाएगा अम्ल। अब क्षार की परिभाषा इसी के अंदर, क्षार आरएनएस के अनुसार क्षार की परिभाषा, सार वे पदार्थ जिनको जल में मिलाने पर हाइड्रोक्सिल आयन, ऐसे पदार्थ जिनको जल में मिलाने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। इसका सिंबल क्या हो जाएगा OH माइनस, किसका हाइड्रोक्सिल का। उदाहरण में देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी के अंदर घोलो तो क्या बनेगा Na प्लस और OH माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। तो वे पदार्थ जिनको जल में मिलाने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। किस पदार्थ को हमने पानी के अंदर घोला NaOH, तो ये क्या कहलाएगा क्षार। दूसरा उदाहरण है KOH, इसको पानी के अंदर घोलो तो क्या बनेगा K प्लस, साथ में क्या बनेगा हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बनेगा हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोलेंगे पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड। तीसरा उदाहरण है इसके इसी के अंदर NH4OH, पानी के अंदर घोलो इसको, तो कौन कौन से आयन बनेंगे? एक तो NH4 प्लस और साथ में हाइड्रोक्सिल OH, ये भी क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन। तो वे पदार्थ जिनको पानी में मिलाने पर कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? क्षार। तो इसमें NaOH, KOH और NH4OH ये सभी क्या है? क्षार। तो ये तो हुआ आरएनएस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। दूसरे वैज्ञानिक है हमारे हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ब्रॉन्स्टेड व लॉरी के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। अम्ल व क्षार की परिभाषा। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अम्ल के बारे में। अम्ल, एसिड, वे पदार्थ जो प्रोटॉन, इसी का सिंबल मैंने बताया था आपको H+, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। क्षार की परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं, सिंबल क्या हो जाएगा? H+, लेते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले अम्ल की परिभाषा, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और क्षार की परिभाषा, वे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं क्षार कहलाते हैं। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? H+, या इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोजन आयन। उदाहरण में देखो, यह अभिक्रिया एक, जिसमें अभिकारक कौन कौन से हैं? HCl और H2O, और उत्पाद के रूप में क्या बना है? Cl और H3O। ठीक है ना? इसमें देखो, अभी ये याद रखना, प्रोटॉन, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं क्षार कहलाते हैं। इसमें देखो HCl और इधर Cl है, तो देखो HCl ने अपना H किसको दे दिया? H2O को। इधर देखो हाइड्रोजन के अणु कितने? 2, और इधर कितने? 3। तो HCl ने अपना H आयन किसको दे दिया? H2O को। H+ आयन किसको दे दिया? H2O। मतलब इसको क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटॉन। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन किसने दिया? HCl ने। किसने दिया? HCl ने। तो जो प्रोटॉन देता है वह क्या कहलाता है? हम
अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं, तो प्रोटॉन किसने लिया? H2O ने लिया, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? क्षार। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। अब इसको देखो, यदि आपको वापस इसको Cl बनाना है तो H3O आयन अपना एक H किसको देगा? Cl को। तो इसमें अम्ल कौन सा होगा? जो प्रोटॉन देता है। तो प्रोटॉन किसने दिया? H3O ने, तो ये होगा अम्ल। और जो प्रोटॉन लेता है वह क्षार। लेकिन इसके साथ जो अम्ल बना वो क्या कहलाएगा? संयुग्मी, संयुग्मी अम्ल, और ये होगा संयुग्मी क्षार। तो इसमें अम्ल कौन सा हुआ? अम्ल कौन सा हुआ? HCl। और क्षार कौन सा हुआ? H2O। और संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी मतलब साथ साथ बनने वाला अम्ल कौन सा हुआ? जिसने प्रोटॉन दिया H3O। और संयुग्मी क्षार कौन सा पदार्थ होगा? जिसने प्रोटॉन लिया Cl ने, तो Cl, ठीक है। वे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्षार। दूसरा उदाहरण देखो इसी के अंदर। स्टार्ट कर लो। इसमें देखो अभिकारक कौन कौन से? H2O और NH3। इधर उत्पाद के रूप में क्या बना? OH और NH4, ठीक है ना। तो इसमें देखो इधर H2O है और इधर OH। हाइड्रोजन के एक कितना अणु है? एक अणु, और इधर दो। तो इसने अपना प्रोटॉन किसको दिया? NH3 को। इधर देखो NH3, हाइड्रोजन के कितने अणु? इधर 3 और इधर 4। तो H2O ने अपना एक H किसको दिया? NH3 को। इसको बोलेंगे प्रोटॉन। तो H2O ने अपना प्रोटॉन किसको दिया? NH3। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो प्रोटॉन किसने दिया? H2O ने, तो ये अम्ल। और जो प्रोटॉन लेता है वो हमेशा क्या कहलाएगा? क्षार, ठीक है ना। जो प्रोटॉन देता है अम्ल और जो प्रोटॉन लेता है वो क्षार। इसमें देखो यदि आपको इधर NH3 बनाना है और इधर H2O बनाना है, तो NH4 अपना H प्लस आयन किसको देगा? OH को। तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल। और ये क्षार। क्षार क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ले रहा है। तो अम्ल के साथ बनने वाला अम्ल संयुग्मी अम्ल, और क्षार के साथ क्षार बनने वाला तो संयुग्मी क्षार। तो इसमें अम्ल कौन सा होगा? H2O। और क्षार कौन सा होगा? NH3। और संयुग्मी अम्ल NH4। और संयुग्मी क्षार संयुग्मी क्षार कौन सा होगा? OH, ठीक है ना। ये उदाहरण आपको इसमें याद करना है। प्रोटॉन कौन सा होगा? यदि आपको एक अभिक्रिया दे देंगे कि इसमें अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, और साथ में बनने वाले संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कौन सा है, आपको पता लगाना है। इसमें आपको अभिकारक और उत्पाद दोनों को देखना है। किसमें? ब्रोंस्टेड और लॉरी के अनुसार,
ठीक है ना। अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं वे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो अम्ल की सामान्य परिभाषा क्या होगी वापस, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है ना। और अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। और क्षार की सामान्य परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, तो क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट रुको, डिस्कस करना है। हमने बहुपद के अंतर्गत बहुपदों की परिभाषा पढ़ी थी, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। बहुपदों का वर्गीकरण पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी व्यंजक, और घातों के आधार पर पढ़ा था हमने रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुघात बहुपद। इसके बाद में हमने शून्यंक के बारे में पढ़ा था। शून्यंक किसी भी बहुपद को सरल करना अर्थात f(x) का मान निकालना, जो शून्यंक कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल दिया हुआ है आपको। निम्न लिखित बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके अंतर्गत पहला सवाल दिया हुआ है आपका, x² - 2x + 8। इसको हमें इनके शून्यंक निकालने हैं, अर्थात x और y के मान निकालना है। तो यहाँ पर हम x और y का निकालेंगे गुणनखंड विधि से। यहाँ पर कोई गणित की संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हमें समझना है एक और लास्ट वाला जो अचर राशि है, इसको और इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 है। तो 1 × 8 = 8। अब हमें इस 8 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए और जोड़ने व घटाने पर -2 आने चाहिए। इस 8 के हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए और जोड़ने व घटाने पर -2 आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये -8 हो जाएंगे, ये इधर 1 -8 तो प्लस माइनस माइनस और 8 एकम 8। अब हमें इस -8 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना है, तो देखो -4 × 2, -4 × 2 तो ये हो जाएंगे आपके -8 और -4 + 2 = -2। इस -2 की जगह पर हम ये पद रखेंगे और इन पदों के साथ में हमें चर राशि भी रखनी है। तो इसका हल हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8 = 0।
देखो यहाँ पर 3 पद थे, 3 पद से कितने पद हो गए? 4 पद। 4 पद होते ही आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, एक पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा। अब इस जोड़े में से आपको कौन सी संख्या कॉमन है? इधर भी x है, इधर भी x है, तो x बार आएगा। x कॉमन लोगे तो देखो x स्क्वायर में x का भाग देना, x से ये x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो इधर हो जाएगा x और इधर माइनस है तो माइनस। अब 4x में हम x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4। ये हो जाएगा 4। आगे चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लेना है। और अब यहां पर देखो कौन सी संख्या कॉमन है? यहां पर कौन सी संख्या कॉमन है? 2 कॉमन है, चिन्ह यहां वाला लेना है प्लस, और 2 कॉमन है तो 2x में 2 का भाग दोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? x। तो इधर आएगा 2 और इधर बचेगा x। अब प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और हमें भाग देना है 8 में 2 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये हो जाएगा आपका 4 बराबर 0। अब हमें देखना है इस कोष्टक के अंदर कौन सी संख्या कॉमन है। कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक में है x माइनस 4, x माइनस 4 बाहर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा? x प्लस है तो प्लस, ये x माइनस 4 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? 2 बराबर 0। अब इसको हमें 0 से बराबर करना है तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर, ये माइनस के 4 उधर जाएंगे तो प्लस के 4, और इधर भी x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर, ये प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2। तो ये हमारे शून्यंक आ गए, x का मान 4 और y x का मान 4 और x का मान -2। अब अगर हम दोनों मान इस समीकरण के अंदर रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब हमें कह रहा है कि भाई शून्यंकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो इसी समीकरण में, इसी में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहां पर पहले शून्यंक क्या आए थे? शून्यंकों का योगफल करना है। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल एक तो आया था आपका 4, दूसरा प्लस माइनस के 2 आए थे। जब इनको हम सरल करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 4 में से 2 गए 2। शून्यंकों का योगफल क्या आया? 2। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल अर्थात इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे, 4 इंटू -2, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। शून्यंकों का गुणनफल क्या आया? -8। योगफल क्या आया? 2। फॉर्मूले के अनुसार, हमने आपको कल फॉर्मूला बताया था शून्यंकों के योगफल का। तो देखो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएंगे -8। तो फॉर्मूले के अनुसार शून्यंकों का योगफल, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कल, -b/a। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला, और b का मान हमारे पास में क्या है? -2। तो -2 बटा, और a का मान 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1 बराबर 2। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, c/a। c का मान क्या है यहाँ पर? -8। a का मान क्या है? 1 बराबर -8। देखो जब हमने सरल किया और शून्यंकों का योग किया, 2 आया, इधर भी 2 आ रहा है, -8 -8। तो शून्यंकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। यहां पर हम लिखेंगे शून्यंकों व
गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अगला सवाल, दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहां पर भी, यहां पर a का मान 4 है, 4 इंटू लास्ट में अचर राशि 1 बराबर 4। अब हमें इस 4 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए और जोड़ने व घटाने पर माइनस के 4 आना चाहिए। तो इधर हो जाएगा -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और -2 और -2 बराबर, ये देखो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -2। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं तो चिन्ह आएगा ऋणात्मक। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं चिन्ह आएगा ऋणात्मक और संख्या के मान का योग करेंगे तो ये हो जाएगा -4। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -2 बराबर -4। क्यों? प्लस माइनस माइनस। अब तो ये हो जाएगा 4s² -2s प्लस 1 बराबर 0। 3 पद थे, 3 पद से कितने पद हो गए? 4 पद। तो हमें क्या करना है? 2 का जोड़ा बनाना है। अब इसमें देखो कौन सी संख्या कॉमन है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, s इसमें भी है, s इसमें भी है, तो 2s कॉमन आएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? 2s माइनस, देखो 2s कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1। अब यहां पर 2s प्लस 1, तो दोनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन है? देखो इसमें 2s है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है क्या लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 दोनों के अंदर कॉमन है यानी -1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 2s और माइनस प्लस माइनस और 1 का भाग 1 में दिया तो 1 बार। अब कोष्टक में देखना है, कोष्टक वाली संख्या कौन सी कॉमन है? 2s -1, ये कॉमन है। इधर क्या बचेगा? 2s -1 बराबर 0। अब इसकी तुलना हमें 0 से करनी है एक बार और इसकी तुलना भी हमें 0 से करनी है। तो ये हो जाएगा 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर, ये माइनस की संख्या उधर जाएगी तो प्लस, तो ये हो जाएगा s बराबर 1/2। इधर भी 2s -1 बराबर 0, ये भी जाएगा उधर, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ये शून्यंक आ गए हमारे। अब इन दोनों का हम योगफल करेंगे। शून्यंकों का योगफल यानी 1/2 प्लस 1/2, लसअ आएगा 2, 2 का भाग 2